वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पे हम डिस्कस कर रहे हैं सारे जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन, चाहे वो अभी चंडीगढ़ टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है जून में, चाहे वो हो या DSSB हो या कोई भी और टीचिंग एग्ज़ाम हो। तो हम अभी फ़िलहाल ज़ूलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। एक चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद हम बॉटनी भी करेंगे और केमिस्ट्री भी करेंगे। इसके अलावा तो कोई और सब्जेक्ट नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, अगर बात है जैसे चंडीगढ़ वाले एग्ज़ाम की, तो जो उसका पेपर 1 है उसका भी सिलेबस यहाँ पे डिस्कस होगा ही। मैं खुद एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो जो जो प्रिपरेशन मैं अपने लिए करूँगी वही सेम चीज़ें यहाँ पर भी डिस्कस होंगी। ठीक है, तो हम ऑलरेडी सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे आज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, छोटा सा ही चैप्टर है, तो जल्दी से हम इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, और बस चलो करते हैं स्टार्ट। हाँ, तो देखो, सबसे पहले बात है ब्रीदिंग की। हम सबको पता है क्या पढ़ेंगे इसमें। हर कोई जानता है कि भैया इसमें हम पढ़ेंगे हमारे लंग्स के बारे में। ठीक है, अब लंग्स तो हो गई हमारी बात कि हम लंग्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन और भी प्राणी हैं इस धरती पे, उनमें से कुछ की बात करते हैं कि वो कैसे आखिर रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि लंग्स हर किसी के पास तो प्रेजेंट नहीं है, ये भी हमें पता है ना। तो चलो देखते हैं। तो बात है कि जैसे कि कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, इस तरह के जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन से तो वो करते हैं, पर वो इस्तेमाल करते हैं अपने एंटायर बॉडी सरफेस का। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं? वो इस्तेमाल करते हैं अपने एंटायर बॉडी सरफेस का। ठीक है, उसके बाद आता है अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म जो है, अर्थवॉर्म हो गया, कॉकरोच हो गया, ये तो इम्पोर्टेंट है। तो अर्थवॉर्म अपनी मोइस्ट क्यूटिकल का इस्तेमाल करता है फॉर रेस्पिरेशन। इंसेक्ट्स की अगर बात करें तो उनके पास अपना ट्रेकियल ट्यूब्स होती हैं, ट्रेकियल सिस्टम होता है। अब कुछ जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क हैं उनके पास होते हैं गिल्स। क्या होते हैं? गिल्स। ठीक है, उसके बाद बात आती है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की। किसकी? टेरेस्ट्रियल एनिमल की। जैसे कि हम भी टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है फॉर रेस्पिरेशन? लंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें फिशेस की, फिशेस के पास क्या होता है? गिल्स होते हैं, ये तो हमें पता ही है ना। और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, उन सब के पास होते हैं लंग्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स करते हैं रेस्पायर थ्रू लंग्स। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो फ्रॉग है, क्या है? फ्रॉग एम्फीबियन है ना। तो फ्रॉग कैसे रेस्पिरेशन करता है? फ्रॉग अपनी स्किन के द्वारा भी रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, किसके? वो अपने स्किन के द्वारा भी रेस्पिरेशन करता है, और उसके पास लंग्स भी होते हैं, वो लंग्स का इस्तेमाल भी कर सकता है। ठीक है, उसके पास बक्को फेरेंजियल कैविटी भी होती है, उसका भी इस्तेमाल करता है। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि जो जैसे फ्रॉग है उसके पास एक से ज्यादा सिस्टम है जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन कर सकता है। ठीक है, ये हो गई हमारी बात। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वो कहे कि अर्थवॉर्म कैसे रिस्पायर करता है, तो यू हैव टू टेक की थ्रू मॉइस्ट क्यूटिकल, या इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स देके यहाँ से
क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे सिंपल सीधा स्टार्ट हो गया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है, देखो ऐसे ही कुछ दिखता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इन सब की हम बात करेंगे। ठीक है, कि कैसे है, क्या है, सब कुछ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे हमें दिख रहा है एपिग्लोटिस। क्या दिख रहा है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस से पहले भी कुछ चीजें हैं, मतलब जो प्रॉपर अगर हम एक सिस्टम की बात करें तो वो तो हमारे नोज से ही स्टार्ट हो जाता है। तो नोज से पहले एपिग्लोटिस तक पहुंचते हैं, उसके बाद देखते हैं कि भैया आगे क्या कुछ है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले हमें पता है ना, सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है जो हमारी नाक है, उसकी जो दो ओपनिंग्स हैं जिनको हम नोस्ट्रिल्स कह रहे हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल आता है। ठीक है, उसके बाद उसी के अगर हम पीछे पीछे चलें, उसके बाद आता है नेजल पैसेज। उसके बाद आता है नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के बाद आता है नेजल चैम्बर। ठीक है, नेजल चैम्बर। उसके बाद आता है फेरिंग्स। उसके बाद आता है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया, है ना। उसके बाद आता है ट्रेकिया। उसके बाद की जो कहानी है वो हम डायग्राम में देखेंगे। तो देखो फिर से एक बार रिवाइज करो। सबसे पहले क्या है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हैं। उसके पीछे पीछे जाओगे नेजल पैसेज है। उसके पीछे जाओगे नेजल चैम्बर है। उसके पीछे जाओगे फेरिंग्स है। उसके पीछे जाओगे लैरिंग्स है। उसके पीछे जाओगे तो ट्रेकिया है। ठीक है, अब देखो एक चीज कि जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, फेरिंग्स की। फेरिंग्स जो है ना वो एक कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। फॉर फूड एंड एयर, फूड एंड एयर के लिए फेरिंग्स कॉमन पैसेज है। ठीक है, फेरिंग्स फिर खुलता है लेरिंग्स में, लैरिंग्स में खुलता है, देन ट्रेकिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि जो लैरिंग्स है उसके बारे में अगर हम बात करें तो लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनियस बॉक्स है। ठीक है, जिसको साउंड बॉक्स कहते हैं। ये साउंड प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो क्या है कि जो फेरिंग्स था उसमें तो फूड और एयर दोनों थी, है ना। फेरिंग्स के बाद आ गया लैरिंग्स। अब देखा जाए तो ये दोनों ही चीजें इसमें एंटर हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं होता। यही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स के ऊपर ना एक 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 कैप बनी होती है एक। ठीक है, एक कैप बनी होती है, ये लैरिंग्स से लगा लो। ये देखो, ये नीचे, ये देखो, तो लैरिंग्स है। लैरिंग्स के ऊपर ना एक कैप है। अब देखो ये लैरिंग्स है, ये वाला, जस्ट अ मिनट, ये वाला जो है ये लैरिंग्स है ना। अब लैरिंग के ऊपर क्या है? ये एपिग्लोटिस, यही है वो ढक्कन। ठीक, तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है ना, फूड को लैरिंग्स में जाने नहीं देता। ये है इसका काम। ये एक इम्पोर्टेंट बात थी। ठीक है, कि फूड को लैरिंग्स में जाने से कौन रोकता है? तो उसका आंसर होगा एपिग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस।
ग्लोटिस, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज, बस इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं था जरूरी, यही एक जरूरी चीज आई है। ठीक है, तो हम पहुंच गए थे कहाँ तक, साउंड बॉक्स तक। ठीक है, हमने बात की एपिग्लोटिस की भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया एक सीधी सी ट्यूब है, सीधी सी ट्यूब है। ठीक है, ये ट्रेकिया है। उसके बाद ना ये ऐसा डिवाइड होने लग जाती है इस तरह से। अब ये डिवाइड कहाँ होती है, इसका एक पोजीशन है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे वो होती है डिवाइड। ठीक है, ये डिवाइड होगी। ठीक है, फिर ये बनाता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई बनाता है। उसके बाद ये और डिवाइड होता चला जाएगा, और डिवाइड होता चला जाएगा। ब्रोंकियोल्स बोल देंगे हम इनको, प्राइमरी, जैसे ये प्राइमरी हो गए, आगे सेकेंडरी एंड टर्शरी इसी तरह से चलती रहेंगी, जिनको हम बोलते हैं क्या, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ठीक है, जितनी भी जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है वहां से निकलती हैं क्या, एल्वियोलाई। क्या निकलती हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है, गैस एक्सचेंज का रीजन है। ठीक है, यहाँ पे होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, तो वहां पे आप देखना। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज कि हमारे जो लंग्स है ना, हमारे जो लंग्स हैं ये कवर होते हैं एक मेम्ब्रेन से, ये एक मेम्ब्रेन से कवर होते हैं इस तरह से। ठीक है, और इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लूरा। क्या बोलते हैं, प्लूरा। ठीक है, प्लूरा ये एक डबल लेयर्ड प्लूरा है, जैसे इसमें अपने को दिख ही रहा है, ये डबल लेयर है, ये है ना, एक अंदर की लेयर है, एक बाहर की लेयर है, डबल लेयर प्लूरा है। और इसके अंदर ये जो है, मतलब जो ये डार्क पिंकिश हिस्सा जो दिख रहा है, ये इसके अंदर होता क्या है, प्लूरल फ्लूइड होता है। उसके अंदर क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है। ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं था। अब इसमें देखो, यही हमने पढ़ा ना अभी, देखो एपिग्लोटिस हमने पढ़ लिया, लैरिंग्स पढ़ लिया, ट्रेकिया पढ़ लिया। ठीक है, अब ये था कि ट्रेकिया यही जो ट्रेकिया है दिख रहा होगा, यही ऐसे डिवाइड होता रहता है। ये देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में इस तरह से ये डिवाइड होगा। ठीक है, और हमने बात की थी एल्वियोलाई की, एल्वियोलाई की ना, तो एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई है ये जो बना है ना लास्ट में, दिस इज एल्वियोलाई। ठीक है, ये एल्वियोलाई है। ये जो येलो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला, ये वो मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या भरा पड़ा है, प्लूरल फ्लूइड भरा पड़ा है। ठीक है, उसके बाद किसकी बात करेंगे, ये क्या है भैया, ये लंग्स हैं हमारे, बीच में क्या है, दिल धड़कता है। ठीक है, अब ये जो साइड में दिख रहे हैं ना, ये जो इसमें लिखा है कट एंड ऑफ रिब, ये क्या है, ये ना ऐसे रिब्स ही है, ये इस तरह से ये रिब्स हैं। ठीक है, ये तो हमें इस डायग्राम में अच्छे से समझाने के लिए वो सिर्फ एक कट एंड्स दिखाए हैं, वरना ये इसके आगे इस तरह से रिब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। नीचे ये डायफ्राम है। ठीक है, इनको सपोर्ट भी करता है, और आगे हम पढ़ेंगे जो ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है उसमें इसका क्या कुछ, किस तरह से ये मूव करता है और क्या नहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या आएगा, ये देखो, ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसमें ऐसा कुछ भी और रहा नहीं है। एक चीज रही है जो कि है कि लंग्स की पोजीशन। अब लंग्स की पोजीशन देखो, लंग्स के पीछे ना डोर्सली मतलब पीछे, लंग्स के पीछे होते हैं वर्टिब्रल कॉलम। आप खुद इमेजिन करो, आगे रिब्स हैं, सॉरी लंग्स हैं, लंग्स के पीछे पीछे क्या चलती है हमारी, वर्टिब्रल कॉलम चलती है ना।
ठीक है, डोर्सली। वेंट्रली सामने की अगर हम बात करें तो वो है स्टर्नम। वो क्या है? स्टर्नम। अब स्टर्नम क्या होता है? स्टर्नम जैसे रिब्स के बारे में हमें पता है, इस तरह से ये रिब्स हैं, आते हैं इस तरह से, कुछ थोड़ा इग्नोर मारना मेरी इसको, ड्राइंग को। इस तरह से रिब्स आते हैं, तो बीच में ये जहाँ अटैच होते हैं ना, ये स्टर्नम होता है, ये स्टर्नम होता है। तो आगे स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, नीचे क्या है? नीचे डायफ्राम, अभी देखा था ऊपर, नीचे डायफ्राम, ठीक है, ठीक है, और लेटरली रिब्स हैं आगे। ठीक, यही था। सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें करेंगे हम। अब ये कहता है कि रेस्पिरेशन में ये स्टेप्स होते हैं। सही बात है भैया। रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है? एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जाती है, CO2 बाहर आती है, O2 CO2 का डिफ्यूजन होता है एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस, मतलब एल्वियोलाई से कैसे वो बाहर और अंदर जो गैसेस जाती हैं वो कैसे जा रही हैं वो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होता है गैस का बाय ब्लड, ब्लड में ही तो मिक्स होके थ्रू आउट आवर बॉडी वो जाती हैं गैसेस, ठीक है। ब्लड और टिश्यू में डिफ्यूजन होता है ना। टिश्यूज के पास ऑक्सीजन जाता है, टिश्यूज से CO2 निकलती है, बाहर आती है, ठीक। और क्या है? O2 का यूटिलाइजेशन, हम जो भी काम कर रही हैं उसमें किस तरह से O2 यूटिलाइज होती है और कैसे CO2 निकलती है, ये सब चीजें हैं रेस्पिरेशन, ठीक। अब देखो आगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देखो इसको हम सिर्फ यहीं से समझेंगे, इतना ये सब कुछ हमको पढ़ना ही नहीं, कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। अब ये देखो, एक इंस्पायरेशन होता है, एक एक्सपायरेशन होता है। पता होगा, इंस्पायरेशन मतलब O2 अंदर ले रहे हैं, सांस को लेना। एक्सपायरेशन मतलब सांस को छोड़ देना, ठीक है। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज साथ साथ आप भी करो। इंस्पायरेशन हो गया सांस को अंदर लेना, एक्सपायरेशन हो गया सांस को बाहर छोड़ना, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हमें जानना क्या है कि जब जब हम सांस को अंदर लेते हैं, जब हम सांस को अंदर ले रहे हैं तो हमारे लंग्स, हमारा डायफ्राम, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, और जब सांस को छोड़ते हैं तो कैसे चेंजेस आते हैं, वही हमें इसमें पढ़ना है। और वो बहुत अच्छे से इस वाला ये जो डायग्राम है इसमें बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन हुआ है, तो हमें सिर्फ इतना ही जानना है, ठीक है। देखो जी, सबसे पहले एयर लंग्स में एंटर करती है एंटर लंग्स में। ये देखो, ये एयर जा रही है अंदर, गई, ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे हम सांस लेते हैं ना, अंदर लेते हैं, आप खुद अपने चेस्ट पे हाथ रख के फील कर सकते हो। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जो हमारा डायफ्राम है ना, वो नीचे की तरफ खिसकता है, नीचे की तरफ। खुद सोचो ना, नीचे की तरफ खिसकेगा तो ये वाला जो एरिया है, कौन सा एरिया? ये वाला जो एरिया है ये बढ़ेगा, ये वाला एरिया जो है क्या होगा? ये बढ़ेगा, ये वाला एरिया बढ़ता रहेगा। अब एयर को हमें अंदर लेना है तो स्पेस ज्यादा बनाना पड़ेगा, तो इसलिए डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा, इसमें और जगह बनेगी तो इसमें अच्छे से हवा घुस सकेगी, ठीक है। ये पता चल गया। उसके बाद अब जब लिया डायफ्राम नीचे गया तो जो रिब्स हैं, जो स्टर्नम है, वो ऊपर की तरफ रीज होंगे। खुद चेस्ट पे हाथ रख के देखो ना भैया, पता चल जाएगा, ऊपर आएगा। क्यों आ रही है ये, ऊपर क्यों जा रहा है, ये नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे जगह बनानी है बाहर से जो हवा आ रही है उसके लिए,
ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता चला कि जब हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिब्स और स्टर्नम रेज होते हैं, थोरैक्स की जो वॉल्यूम है, ये जो जगह है, ये क्या होती है, ये इंक्रीज होती है। ठीक है, यही समझना था इसमें। अब बात करते हैं कि जब हम एक्सहेल करते हैं तब क्या होता है। सांस ले लिया, आप छोड़ दो, छोड़ेंगे तो क्या होगा, डायफ्राम फिर से अपनी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि जो हवा, एक्स्ट्रा हवा जो उसके अंदर घुसी थी वो तो बाहर चली गई, तो फिर से अपनी जगह आ जाएगा डायफ्राम। रिब्स, स्टर्नम सब फिर से अपनी जगह आ गए। कर रहे थे टाइडल वॉल्यूम की, है ना। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, नॉर्मली हम जितनी एयर की वॉल्यूम को इंस्पायर करें या एक्सपायर करें, एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में, कोई फोर्सफुल रेस्पिरेशन नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली जो हम सांस लेते हैं उसमें जो एयर इंस्पायर या एक्सपायर होती है उसको हम कहते हैं क्या, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, ये बहुत ही इजी से टर्म्स है, कोई मुश्किल है नहीं इसमें। टाइडल वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली कितना होता है पर मिनट, अगर हम देखें तो 6 से 8,000 मिलीलीटर ऑफ एयर। ठीक है, उसके बाद बारी आती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, जिसको हम क्या कह रहे हैं, IRV। अब इसमें क्या है, देखो एक इंसान ने नॉर्मली सांस लिया, इंस्पायर किया, पर अगर वो थोड़ा और फोर्सफुली इंस्पायर करे तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एयर को और वो इनहेल कर लेता है। खुद से करके देख लो, फोर्सफुली भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर को वो इनहेल कर लेता है, तो उस वॉल्यूम को कहेंगे क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, 2,500 से 3,000 ml इसका एवरेज है। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वही बात है जो अभी ऊपर देखा हमने यहाँ पे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में, एक्सपायरेटरी में क्या, नॉर्मल एक्सपायर किया, नॉर्मल एक्सहेल किया, तो उसके बाद भी अगर आप फोर्सफुली कोशिश करेंगे तो आप और फोर्सफुली भी थोड़ा और एक्सहेल कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोल दिया क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो फोर्सिबल एक्सपायरेशन है उसकी वॉल्यूम होती है 1000 से 1100 ml के आसपास। ठीक है, इसके बाद है रेजिडुअल वॉल्यूम। अब देखो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है कि आपने अगर सपोज फोर्सफुली एक्सपायरेशन भी किया है ना, सारी हवा निकाल दी भैया लंग्स में से, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी लंग्स में कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा रहती ही है, 1100 से 1200 ml के आसपास। ठीक है, तो वो कहलाती है क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि बहुत जरूरी भी है। अगर लंग्स में बिल्कुल ही हवा बिल्कुल जीरो ही हो गई भैया, है ही नहीं, तो वो तो बिल्कुल ही सिकुड़ जाएंगे, है ना। इसीलिए कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा उसमें रहती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी वो क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की एक इंसान कितने टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर कर सकता है, कितनी ले सकता है। तो देखो एक तो होती है टाइडल वॉल्यूम, है ना, एक क्या होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि वो फोर्सफुल जो इंस्पायरेशन है वो, है ना। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में दो चीजें आएंगी, टाइडल वॉल्यूम और IRV, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सिमिलरली एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद आप इनहेल क्या क्या करोगे, एक तो टाइडल वॉल्यूम करोगे और ERV भी कर सकते हो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुली भी एक्सपायर कर सकते हो, है ना। उसके बाद आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये क्या है
कि एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितनी अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स में बच जाएगी वो कहलाएगी FRC। अब वो एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम होगी, है ना। अगर एक्सपायर कर दिया तो इनहेल भी तो करोगे, इनहेल सॉरी अगर एक्सपायर कर दिया, अगर आपने एक्सपायर कर दिया तो उसके पास क्या बचेगी, रेजिडुअल वॉल्यूम बचेगी, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस अगर आप एक फोर्सफुली एक्सपायर जो कर सकते थे वो आपने किया नहीं है तो वो भी बचेगा, ठीक है। फिर आता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब है कि कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक इंसान ब्रीद कर सकता है, इनहेल कर सकता है एक फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद, ठीक है। उसके बाद है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल हमारे लंग्स में टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी आ सकती है एक फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद, ठीक है, वो है। अब ये जो सारी चीजें ना देखने में थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा पर इसमें कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा खुद से समझने की कोशिश करना, जो इनके जो वर्ड्स हैं, जो टाइटल है ना, उन्हीं में उनका पूरा जवाब छिपा है। कुछ भी इसमें से याद करने की जरूरत नहीं है, सब समझने की बात है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये समझने में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो है, ठीक है। इस डायग्राम से हम समझेंगे वैसे तो। अब देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, एल्वियोलाई पे होता है ना। एक तो यही क्वेश्चन है कि प्राइमरी साइट कौन सी है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, आंसर होगा क्या, एल्वियोलाई, ठीक है। आखिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहा है कि जैसे ब्लड है ना, टिश्यूज हैं, कि यहां से यहां या लंग्स से ब्लड तक किस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, O2 CO2 कैसे अंदर जाती है, कैसे बाहर आती है, वो सब हम इस चीज में पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज कि जो ये एक्सचेंज होता है ना, वो होता किसके थ्रू है, बाय सिंपल डिफ्यूजन। किसके थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। सिंपल डिफ्यूजन मतलब आप कह सकते हो कि हाई टू लो प्रेशर ये ट्रैवल करते हैं गैसेस ना, हाई टू लो, ठीक है। ये याद रखने की बात है, ये अभी आगे काम आएगा, ठीक है। तो देखो हम स्टार्ट करें। ये यहाँ पे कुछ पार्शियल प्रेशर्स दिए हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे, पर पहले आप यहाँ देखो, सिंपल से बात करते हैं, बिल्कुल। देखो आपने एयर को इनहेल किया, ऑक्सीजन ऑब्वियसली आपने इनहेल किया है, अभी किया है, ऑक्सीजन का प्रेशर इसमें ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर, राइट, CO2 कम होगा, ठीक है। एल्वियोलाई से अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पर एक बार सुनो। एल्वियोलाई से फिर वो जाएगा पल्मोनरी वेन में। कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन में गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गया, कहाँ पहुंचा, हार्ट के पास पहुंच गया, ये रहा हार्ट, हार्ट के पास पहुंच गया। उसके बाद यहां से भी निकलता है और कहाँ जाता है, आर्टरीज के थ्रू नीचे जाएगा, और है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये। क्यों है, क्योंकि हमेशा अभी तक यहाँ पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा है। फिर यहां से ये जाएगा बॉडी टिश्यूज के पास, ठीक है, बॉडी टिश्यूज के पास। उसके बाद क्या होगा, टिश्यूज में ऑक्सीजन चला गया, पर टिश्यूज से CO2 बाहर भी आएगा। फिर कहानी चलेगी CO2 की। फिर CO2 यहाँ से पहले हार्ट तक जाएगा, फिर वहां से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर से लंग्स की तरफ जाएगा और एक्सपायर हो जाएगी CO2, ठीक है। ये एक सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है।
अब हम समझते हैं कि आखिर होता क्या है। अब देखो, ये तो देखो बिल्कुल सिंपल चीज है कि यहाँ से O2 चल रहा है। देखो यहाँ पे, ये तो एक याद रखने की बात है कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 है, ठीक है। यहाँ पर आते आते वो हो गया है 95। कितना हो गया है? 95। अब देखो यहाँ से देख लो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएगा। यही तो है क्या? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन है ना। यहाँ इसको छोड़ो, अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ आखिर कैसे क्या हो रहा है। यहाँ से फिर ये फिर से ऊपर जाएगा। अब यहाँ देखो CO2 45 है, CO2 45 है ना, ऑक्सीजन 40 है, ऑक्सीजन 40 है। तो यहाँ देखो, और CO2 को देखो 45 से वो जाएगा कहाँ? 40 पर, ठीक। ठीक है, अब हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर एक डायग्राम से कि आखिर ये है क्या। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ये देखो, यहाँ पे देखो इस वाले में, हाँ ये देखो, हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना, हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये देखा था हमने कि यहाँ से टिश्यूज और टिश्यूज से वापस एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। इसी को हम खोल के पढ़ते हैं कि आखिर होता क्या है। तो देखो, अब जैसे ये टिश्यूज है, ठीक है, ये टिश्यूज है, ये ब्लड है। तो अब क्या होता है कि ये हमारा RBC है, ये है RBC, ठीक। अब देखो, ऑक्सीजन, सपोज ऑक्सीजन जो बाहर से आ रहा था, इसमें जो RBC में जो ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन टिश्यूज पे गया, टिश्यूज पे चला गया ऑक्सीजन। ये जो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है वही यहाँ पे चला गया ऑक्सीजन। अब देखो, ऑक्सीजन का के ट्रांसपोर्ट के भी कई मेथड्स हैं, है ना। कुछ O2 RBC से आता है, कुछ प्लाज्मा के थ्रू भी आता है, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से गया, ठीक। फिर क्या हुआ, ये यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा ऑक्सीजन। फिर यहाँ से CO2 निकलेगी, CO2 निकलेगी, CO2 क्या करेगी? वापस RBC में जाएगी, RBC के साथ अटैच होगी, ऐसे, ठीक। RBC के साथ अटैच, तो ये क्या है? जैसे CO2 हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगा, है ना, वो बाइंड कर जाएगा, क्या बना लेगा? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना लेगा, राइट। कुछ CO2 वाटर के साथ कंबाइन करेगा। फिर एक हमारे पास आता है एक एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वो क्या करेगा? इनको और इनकी रिएक्शन करेगा, HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बना देगा। अब यहाँ से क्या होगा? ये आयन तो बाहर निकल जाएगा, ये आयन बाहर निकल जाएगा, ठीक। कुछ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके, ये जो हाइड्रोजन बचा था, ये हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके HH भी बना लेगा, ठीक। फिर क्या होगा? कुछ टूट भी जाएगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में, ठीक। अब CO2 के ट्रांसपोर्ट के भी कई मेथड्स हैं। वो वाटर के साथ भी कंबाइन करता है, वो हीमोग्लोबिन के साथ भी करता है, वो थ्रू प्लाज्मा भी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ओके। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम, ये वही बात कह रहा है कि ये वो था, अभी जो हमने पहले देखा, ये था किस तरह से ब्लड से टिश्यू में ऑक्सीजन जा रहा है, ब्लड से टिश्यू में। ये है किस तरह से वो जो एल्वियोलाई में जो गैस है वो किस तरह से ब्लड में जा रही है, ठीक है। अब जैसे ये एल्वियोलाई था, तो यहां से ऑक्सीजन जा रही है, हीमोग्लोबिन में मिल गई,
हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लिया, कुछ नहीं, प्लाज्मा के थ्रू चली जाएगी, इसी तरह से जाती है बस ये। ठीक है, CO2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से CO2 भी बाहर आ जाएगा, मतलब वापस एल्वियोलाई में चला जाएगा, राइट। ये प्रोसेस है सबसे ऊपर की, वो थी सबसे नीचे वाली। ठीक है, जब लंग्स में, हार्ट से जब लंग्स में जा रहा है तो लंग्स में भी एल्वियोलाई में किस तरह से एंटर करेगा, वो इस तरह से एंटर करेगा। ठीक है, ओके, डन, बिल्कुल डन। हमने अभी कुछ पढ़ा था प्रेशर्स के बारे में, पढ़ा था, है ना, वो एक बार और देख लो। ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन गया कहाँ, एल्वियोलाई में, वहां प्रेशर है, 100 लिखा है यहाँ पे, 104 के आसपास का प्रेशर है। फिर ऑक्सीजन जाएगा कहाँ, वो फिर ब्लड में, मतलब पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में जा रहा है, ये देखो ऐसे जा रहा है ऑक्सीजन, हाई टू लो जाता है, ये यहाँ से गया कहाँ, हार्ट में, यहाँ से कहाँ गया, हार्ट में चला जाएगा। फिर और नीचे जाएगा, जो हमने उसमें देखा था, और नीचे जाएगा अओर्टा के थ्रू, फिर वही टिश्यूज में चला जाएगा, फिर टिश्यूज से CO2 फिर से बाहर निकल के आएगी, फिर हार्ट तक आएगी, फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर से ऊपर चली जाएगी। इस तरह से ये एक्सचेंज है। ठीक, इतना, मतलब ये इतना डिटेल में वैसे पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, इतना डिटेलिंग आएगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, यही वो था, ये एल्वियोलाई है ना, यहाँ से एयर एंटर करती है, यहाँ पे ये जो येलो येलो दिख रहा है ना, यहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, बस यही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक थोड़ा समझने वाली बात है। यहाँ से क्वेश्चन एज सच कोई अपने एग्जाम्स के लिए तो कुछ थोड़ा सा यही पता होना चाहिए कि कहाँ कितना प्रेशर है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सचेंज होता है, ये सब। ठीक है, उसके बाद बात आती है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये तो कुछ नहीं, ये कहते हैं कि O2 और CO2 जो है ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते ही हैं। O2 97% तो ब्लड के थ्रू, RBCs के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है, पर 3% प्लाज्मा के थ्रू भी, जो अभी हमने पीछे उस डायग्राम में देखा भी था ना, कई मीडियम है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, उसके बाद CO2 की बात करें तो 20 से 25% वो भी RBC के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है, पर 70% जो है वो बाइकार्बोनेट, जो हमने पीछे पढ़ा था ना, ये जो आयन बना था, इसके थ्रू होता है, और कुछ प्लाज्मा के थ्रू भी होता है। ठीक है, फिर बात आती है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। अब इसमें कुछ बातें याद रखने की है, सिर्फ वही पढ़ेंगे, ज्यादा बहसबाजी करनी ही नहीं। ठीक है, अब देखो जो हम ऑलरेडी थोड़ा पढ़ भी चुके हैं, हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन O2 के साथ बाइंड कर लेता है, सॉरी O2 मतलब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेता है, जिससे वो बनाता क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये पता होना चाहिए एक तो आपको। दूसरी बात क्या है कि हर हीमोग्लोबिन सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट, कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। ठीक है, ओके। फिर है कि ये बाइंडिंग अच्छे से होगी नहीं होगी, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, है ना, जैसे पार्शियल प्रेशर O2 CO2 का। ठीक, अब हाइड्रोजन आयन अगर ज्यादा है, अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग पे फर्क पड़ता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ओके, कि अगर सपोज बाइंडिंग की अगर हम बात करें, अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अगर कम है तो बाइंडिंग और अच्छे से होगी। ठीक है, इनवर्सली रिलेशन है, जैसे यहाँ पे दिया भी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं।
सेम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ देख लो कि CO2 के साथ हीमोग्लोबिन क्या बना लेगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, इसकी बाइंडिंग पे भी कुछ फैक्टर्स हैं जो फर्क डालते हैं, ये पता होना चाहिए। ओके, अगर CO2 बहुत ज्यादा है टिश्यूज में तो CO2 की बाइंडिंग भी ज्यादा होगी, अगर कम है तो कम बाइंडिंग होगी। ठीक, ये जो रिएक्शन ये जो है ये हमने उस डायग्राम में भी देखा था, इस तरह से होता है कि CO2 अगर वाटर के साथ कंबाइन हो जाए तो एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो उसको जो उसको H2CO3 में कन्वर्ट करता है, देन फिर से वो उसको बाइकार्बोनेट में एट लास्ट वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक, यहाँ से कि ये कार्बोनेट आयन को याद रखना है बस कि इसका कुछ ना कुछ तो रोल है, उतना याद करो। रेस्पिरेशन रेगुलेशन, अब देखो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारे पास ना मेडुलर रीजन में एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, ये इम्पोर्टेंट है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ प्रेजेंट है? मेडुलर रीजन में। ठीक है, मेडुलर रीजन में। एक होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, कहाँ प्रेजेंट है? पोन्स रीजन में। अब न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कंट्रोल करता है, ये एक चीज पता होनी चाहिए। एक होता है कीमोसेंसिटिव एरिया, कीमोसेंसिटिव एरिया रिदम सेंटर के आसपास साइड में ही प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड्स CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस। तो जब भी इंक्रीज होगा ना CO2 या हाइड्रोजन आयन तो ये एक सिग्नल भेजता है इस रिदम सेंटर को कि भैया देखो कुछ तो गड़बड़ हो रही है, और फिर जो भी नेसेसरी स्टेप्स लेने होते हैं फिर वो ये सेंटर लेता है। ठीक, अब देख लो कुछ डिसऑर्डर्स देख लो। अस्थमा, सब जानते हैं अस्थमा। अस्थमा सब क्यों होता है? ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन से। ठीक, एक है इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा क्यों होता है? फूफू करने से, सिगरेट पीने से, स्मोकिंग करने से। ठीक, इससे क्या होता है ना, एल्वियोलर वॉल्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं, तो एक जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो कम हो जाता है। ठीक है, एक है फिर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी ऑर्डर। आपको जल्दी जल्दी से रिवाइज करते हैं। ये हमने पढ़ा जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो अपनी एंटायर बॉडी सरफेस को रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। अर्थवर्म जो है वो मॉइस्क्यूटिकल इंसेक्ट्स के पास होता है ट्रेकियल सिस्टम। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स मोलस्क फिशेस के पास होते हैं गिल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास होते हैं लंग्स। और फ्रॉग रेस्पायर करता है उसकी स्किन से भी, लंग से भी, बकोफेरेंशियल कैविटी से भी। ठीक है, फिर देखते हैं लंग्स की पोजीशन। पीछे की तरफ होता है वर्टिब्रल कॉलम, आगे स्टर्नम, नीचे डायफ्राम होता है और लेटरली रिब्स। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, ये जो सारी वॉल्यूम्स हैं ये हम पहले ही कर चुके हैं, इसको एक बार आप रिवाइज कर लेना, कोई ऐसी बड़ी बात है ही नहीं। O2 का ट्रांसपोर्ट होता है एल्वियोलाई से टिश्यूज में, कॉमन सेंस की बात है बिल्कुल। CO2 जाएगा कहाँ से? टिश्यूज से एल्वियोलाई में, है ना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं O2 ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। 97% RBCs के थ्रू और कुछ परसेंट प्लाज्मा के थ्रू। CO2 RBC के थ्रू भी होता है, बाइकार्बोनेट्स और प्लाज्मा के थ्रू। ठीक, फिर देखिए स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर यूज होता है वॉल्यूम ऑफ एयर को मेजर करने के लिए। ठीक है, ये याद रखेंगे स्पाइरोमीटर का क्या यूज है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग डिपेंड करती है इन सब चीजों पे, O2 के प्रेशर पे, CO2 के पार्शियल प्रेशर पे, हाइड्रोजन आयन पे और टेम्परेचर पे। ठीक है, अब देखो एल्वियोलाई जो है, एल्वियोलाई पे जैसे हमने सांस ली है ना, तो एल्वियोलाई में क्या O2 का प्रेशर ज्यादा होता है, CO2 का कम, तो ऑटोमेटिकली H+ की कंसंट्रेशन भी कम, टेम्परेचर कम।
ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए, उनका रिवर्स होता है टिश्यूज में। अब देखो, मेडुला में होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ब्रीदिंग। ब्रेन में होता है पोन्स का रीजन, जिसमें होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो है वो रिदम सेंटर को रेगुलेट करता है। एक कीमोसेंसिटिव एरिया जो ट्रिगर होता है जब H पॉजिटिव या CO2 की कंसेंट्रेशन में कुछ चेंज होता है, तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया रिदम सेंटर को मैसेज देता है कि भैया कुछ तो दिक्कत है, तो वो जो भी स्टेप्स लेने चाहिए वो उसके हिसाब से उनको एडजस्ट कर देता है। डिसऑर्डर्स के बारे में भी हमने पढ़ा, अस्थमा के बारे में भी, एनफाइजिमा के बारे में भी। ठीक है, हाँ इतना ही है। तो अभी हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। बहुत छोटा सा ही चैप्टर है, कुछ नहीं। एक बार आप ये वीडियो सुन लो, इसमें एज सच कोई इतना ज्यादा याद करने वाली चीजें हैं ही नहीं। एक बार आप समझोगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू कैन डू इट। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो बताइएगा। अगर मैं कुछ और इम्प्रूव इसमें कर सकती हूँ तो प्लीज टेल मी। तो ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।